it's been a tiring day, and the last segment of the last day is indeed going to be quite a taxing talk, but what I will assume is that it will be interesting for you to attend to this, and it will be a part of your experiences as well, क्योंकि आप जिन experiences रोज़ाना गुजरते हैं in your work life and your home life, this is pertaining to that. I'm just trying to share my screen with you so that you will be able to see what I'm talking about. So kindly. खुली हुई है आपकी स्क्रीन? मेरी स्क्रीन खुली हुई है. This is it. ये PowerPoint मेरा खुल जाए तो फिर we'll just talk. I'm going to be talking about conflict management and crisis management, and the psychological underpinnings as well as the social impact it has, because man does not live in isolation, and we are always connecting to different people at different times and working with different kinds of people. Some of us don't connect. काम करने के वक्त भी हमें लोगों से डिफ़िकल्टी रहती है, तो वो मैं सारी चीज़ें शेयरिंग हो रही है. नहीं, शेयरिंग नहीं हो रही. नहीं, अभी टाइम ले रही है. 1 मिनट. आपने मिनिमाइज तो नहीं किया? नहीं, मैंने मिनिमाइज किया हुआ, लेकिन वो मिनिमाइज होगा फिर नहीं शो होगी. 1 मिनट. एक हमें वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट हियर कि हम स्लाइड शेयरिंग कर लें. Not an issue, ma'am. Please take your time. आपकी स्क्रीन शेयर है, बस स्लाइड शेयर करनी है. स्क्रीन शेयर है, स्लाइड शेयर करनी है. छोड़ दो. हाँ, इसको करें. जी, इसको फुल स्क्रीन कर लें. आपने मिनिमाइज की थी ना, इसलिए शो नहीं हो रही थी. अभी ये स्लाइड शेयर हो गई. अभी नहीं. थोड़ा सुन रहा है. आप कहाँ चले गए? वही है, थोड़ा स्लो हो रहा है. ये देखें अभी शो हो रहा है. मैं मिनिमाइज ना किया तो कुछ शो हो जाती है उसमें उसी टाइम पे. कैंसिल करें. ये कुछ नहीं होने देना. कैंसिल करें, कुछ नहीं होने देना. ये क्या स्लाइड शेयर? यहाँ पे शेयरिंग होगी ना. मैम जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही होंगी, एक डेस्कटॉप की, एक विंडोज की. आप विंडोज में जाके अपनी जो स्लाइड चल रही है उससे शेयर करवा दीजिए प्लीज. विंडोज में जाके वो कह रहे हैं शेयर का. ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं.
हाँ इधर ही होगा विंडोज में से इंशाल्लाह। ओपन करेंगे। इसी में शेयर होगा, वो पहले क्लोज था ना, मिनिमाइज था इसलिए नहीं शो हो रहा था। ये है अंडर PHP क्या PHC? हाँ शो नहीं कर रहा। ये वहाँ से देखो, वहाँ से इसको करो। पावर प्लांट, इसका नाम क्या है? क्लाइंट मैनेजमेंट PHP। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, conflict management। एक मिनट, फोल्डर खोलने की जरूरत नहीं, खुली हुई ट्रांसपेरेंसी खोलो। ये यही है ना? हाँ खोलो। खुल तो गया, उधर तो नहीं जाती। शेयरिंग जा रही है इधर। आपको स्क्रीन शेयर हुआ? हो जाती है, हो जाती है, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो गया जी? हो जाती है। देखिए जी मैम स्क्रीन शेयर हो रही है बट आपका नेट बहुत स्लो है, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है स्क्रीन शेयर करने में आपको। अच्छा, बस एक दफा शुरू हो गया तो फिर देन विल बी एबल टू। नेट स्लो है, उसको तो बाकी चीजें ऑफ यस कर मैम, दो। नाउ इट्स विजिबल, डेफिनेशन ओके ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ओके विजिबल। जी, बिल्कुल शुरू सही हो है। गया। नाउ यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अब इसको कुछ और तो नहीं आप मुझे ऊपर करना, जा सकते हैं। तो इसको नो मैम, जस्ट स्टार्ट योर लेक्चर प्लीज। ओके okay. Definition of conflict. Actually, we're going to be talking about a series of social dilemmas, and these social dilemmas are conflict हो सकता है और management and negotiation skills, ये सारी इस workshop में आपको हम बताएंगे. And now let's see what are conflicts. And conflict में, when we talk of conflict, let me देखो what चीज़ है तो definition of conflict क्या है? Conflict is the appearance of, आवाज तो आ रही है ना सबको? Hello? Yes ma'am, you are audible. Okay. Your screen is Mashallah. visible. Thank you very much. According to Follier, conflict is the appearance of difference of opinions, difference of interests. आगे जाके इसको expand करेंगे. According to Pondy, conflict is, and where can conflict happen? Interesting बात है, ये हम सबको पता है. Antecedent conditions मौजूद होनी चाहिए. For example, scarcity of resources and policy difference between individuals. Scarcity of resources में तो we do understand, जब खाने की कमी हो, जब पानी की कमी हो, जब रिसोर्सेज की कमी हो, स्कैरसिटी हो, तब तो झगड़े लड़ाइयाँ पड़ती ही पड़ती हैं. खानदानों में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में हो, चाहे मुल्कों में हो. And policy differences between individuals also at a higher level. And then we have talked about affective states of individuals who are involved. For example, if you are in distress, if you are tense, if you are hostile towards others, if you are in an anxious condition, anxiety है, तो फिर आपको conflict, कोई बात छोटी मोटी भी होती है तो वो conflict create कर सकती है. So, number 2, affective states of the individuals involved. Number 3 is the cognitive states of the individuals. For example, मेरी perception आपके बारे में या जो situation जिसमें से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, वो क्या है, आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ, तो गुस्सा तो मुझे आएगा. तो cognitive state means my perception and my awareness of the situation, how it is created, why it was created, and who is responsible. And lastly, we have changed behavior. For example, there are some people who passively resist and do not overtly aggress. गुस्सा नहीं करते, खामोशी से पीते जाते हैं.
लेकिन जिस दिन उनको अपना इजहार कर दें तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, क्योंकि वो कहते हैं जी इससे पहले तो कभी नहीं बोला, अब बोल रहा है। तो ये चेंजिंग बिहेवियर फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस टू ओवर्ट एग्रेशन। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बेशुमार किस्म के हो सकते हैं, लेकिन उनको हम 4 मेजर कैटेगरीज में डाल सकते हैं, और आप इसको देखिए, ये एवरीडे ऐसा ही है। इंटरपर्सनल, दो लोगों के दरमियान, इंट्रा ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, इंटर ग्रुप, बिटवीन ग्रुप्स, एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी को अगर एक्सपैंड करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंटर कंट्री भी हो सकता है। अब इसको जरा थोड़ा एलैबोरेट हम करते हैं आपके लिए। वो है कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरपर्सनल है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, वो इंटरपर्सनल होता है। इंट्रा ग्रुप मीन्स द सेम ग्रुप एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि आपके कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर्स, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा है, तो विद इन द सेम डिपार्टमेंट झगड़ा है। लेकिन इट इज, और ये बड़ा कॉमनली होता है कि ये विद इन द डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट से आपको नजर आता है कंटिन्यूसली झगड़े हो रहे होते हैं, तो वो इंट्रा ग्रुप है, विद इन द सेम ग्रुप बट डिफरेंट लेवल्स। एंड देन देयर इज द इंटर ग्रुप। The intergroup is when 2 departments are in a deadlock. एक ही कॉलेज है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक बिल्डिंग का एक हिस्सा खाली होता है, तो साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि ये कमरे हमें मिलने चाहिए क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए कमरे नहीं है। स्टैट्स वाले कहते हैं कि हमें चाहिए, हमारी लैब चाहिए। जोलॉजी वाले कहते हैं। सो इंटरग्रुप मीन्स इट कैन बी 2 departments in a deadlock over a resource that both need. And interorganizational is between colleges and universities, जो आप और हम रोजाना देखते हैं कि कॉलेजेस कहते हैं यूनिवर्सिटीज हमारा ख्याल नहीं रखते। खासतौर पे जब हम BS 4 ईयर कर रहे हैं तो कहते हैं जी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं, कॉलेजेस वालों को देते हैं। कई दफ़ा मैंने मीटिंग्स में सुना है कॉलेजेस वाले कह रहे होते हैं कि जी इन्होंने ये अपने कोर्स अपनी मर्जी से कर लिए, हम पीछे रह गए, या इम्तिहान इन्होंने ले लिया जो कि इन्होंने इस पर पढ़ाया। सो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स बिटवीन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब हम जरा देखें गौर से, तो एक हमें जो ऊपर से नजर आता है ना, एक इंसान अगर उसको देखें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो बेसिकली, और बिहेवियर आपको नजर आता है, लेकिन उस बिहेवियर के नीचे कितना कुछ है, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वर्ल्ड व्यू है, जो हम अंदर अपने साथ लेके बैगे जा रहे हैं। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इवेंचुअली आपको बिहेवियर में नजर आता है वो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से भी हो सकता है, वैल्यूज, बिलीव्स और वर्ल्ड व्यू। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली परसीव्ड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ एक्शंस एंड गोल्स, कि मेरी जो गोल्स हैं वो आपके जो गोल्स, जो प्रिंसिपल्स आपके गोल्स हैं वो हमारे गोल्स नहीं है, या उनका जो आइडियाज हैं वो हमारे से मैच नहीं करते। सो कॉन्फ्लिक्ट विल अकर व्हेन वन पार्टी डिसाइड्स दैट द वे थिंग्स आर इज नॉट ओके and seeks to change, but the change is not agreed to by the other party. For example, कोई प्रिंसिपल साहब ट्रांसफर होके आते हैं, वो कहते हैं ओहो इस कॉलेज में तो मुझे इतना कुछ ठीक करने की है, ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही, लेकिन कॉलेज की फैकल्टी और स्टाफ कहता है ये पहले भी ठीक चल रहा था, रिजल्ट भी ठीक आ रहे थे, तो अब हमें चेंज करने की क्यों ज़रूरत है? तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ अराइज करेगा ही करेगा। कॉन्फ्लिक्ट बुरा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अगर आप देखें तो 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है
आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और हर एक के पास आइडियाज हैं। तो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट वो है जहां आपको अपने आइडियाज को एक्सपैंड करने की और एक्सप्रेस करने की इजाजत होती है, और आप क्रिएटिवली सोचते हैं कि एक मसला आया है, इसको हल कैसे करना है। हर एक अपने अपने आइडियाज देता है, सबके अपने अपने आइडियाज हैं, सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं। जो स्टैट्स वाला जिस तरह सोच रहा है वो जूलॉजी वाला नहीं सोच रहा होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन मसले को हल करना है। सो इट कीप्स अस एज अ कॉलेज institution attentive to all those are interested in it, and it helps everyone hear out कि जी मुझे मेरे आइडियाज भी सुन ले, आप सुनते हैं, and it focuses on the facts and you can stay objective and you can make a logical approach to find solutions. अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट कम होता है जहां पे आप ये देखते हैं कि एक दूसरे को कहना कि नहीं, पर्सनल अटैक करना कि जी आप, और ब्लेम देना कि ये गलत आपकी वजह से हुआ, और जनरेट डिस्ट्रस्ट, आई डोंट ट्रस्ट यू, कि आप वो जो मेरी तरह सोचते हैं वो मेरे साथ हैं, जो मेरी तरह नहीं सोचते वो गलत हैं। तो आप कोलैबोरेशन को किल कर देते हैं, और जो इतने आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो है ना वो सारे एंग्री एंड अपसेट हो जाते हैं। दैट वी डोंट वांट। हाँ, अगर आप करें तो कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टिमुलेंट फॉर चेंज। जो हम चीज़ें पहले कर रहे थे एक नए अंदाज से करके तो देखें, तो चेंज के लिए एक स्टिमुलेंट बनता है, एंड क्रिएटिविटी आती है। अच्छा, इस फंक्शन को इस दफ़ा कॉलेज में इस तरह करके देखते हैं। कोई नया आया है जो कॉलेज में, दूसरे कॉलेजेस में फंक्शंस कराते रहे हैं, तो मैडम इस तरह करके देखें, सर इस तरह करके देखें। ये वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है। ग्रुप कोहेजन, यानी कि सब मिलजुल के काम करते एक टीम की तरह, ये कोहेसिव ग्रुप बन जाता है, क्योंकि हर एक की सुनी जाती है ना, और टेंशन रिड्यूस हो जाता है, और वीकनेस ऑफ योर कॉलेज और योर इंस्टीट्यूशन वो सामने आती है। ओ, ये चीज़ थी जिस पे हमने पहले तवज्जो नहीं दी, और ये चैलेंजिंग तो होता ही होता है। और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स भी हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो लोग, या आपने ये भी देखा होगा कि या रिज़ाइन करके चले जाते हैं या ट्रांसफ़र मांग लेते हैं कि जी हम यहाँ काम नहीं कर सकते। टेंशन्स नीडलेसली क्रिएट होती, डिससेटिस्फाइड हैं ऑफ देयर जॉब एंड देयर प्लेसमेंट एंड व्हाट दे आर डूइंग, कि जी हमारा इस कॉलेज में सुनी नहीं जाती, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। डिस्ट्रस्ट होता है बिटवीन पीपल, एंड ऑफ कोर्स गोल डिस्प्लेसमेंट होता है। गोल ये होता है कॉलेज के लिए बेहतरी करना, अपनी प्रोफेशनल बेहतरी करना, लेकिन वो डिस्प्लेस हो जाती बिकॉज आप दूसरे को कमतर दिखाने में लगे होते हैं। देयरफॉर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीकन हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज कंपटीशन है, ये भी हो सकता है, परसीव्ड इनजस्टिस भी है, और मिसपरसेप्शन भी है कि मैंने कुछ आपके बारे में गलत सोचा, और वो मेरी सोच में, जैसे मैंने पहले कहा, कॉग्निशन को वो असर करती है मेरे बिहेवियर के ऊपर। अब ये होता है जब हम अपने अंदर के जो गुबार हैं वो फैलाते जाए ना, तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मैं तुमसे बात करने को रजामंद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करने को रजामंद नहीं हूँ, और दूसरा कहता है तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये बढ़ता जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस वजह से होता है? बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो कम्युनिकेशन पुअर होना, कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकना, कॉम्प्रोमाइज ना करना, और मेरी जो ज़रूरियात हैं वो मीट नहीं हो रही, और मुझे गुस्सा है, प्रेजुडिस है कि ये लोग जो है मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे पहले ही पता था, इंटॉलरेंट हैं, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, अपनी बात आगे करूंगा, सेल्फ इंटरेस्ट और इग्नोरेंस, के मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा काम भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये डिजायर फॉर पावर तो हमें रोज नजर आता है।
कि मेरा काम आगे बढ़ जाए, मैं आगे नजर आऊं या मैं आगे चला जाऊं, पीछे वाले रह जाएं। और लैक ऑफ एम्पैथी, किसी की जो मुश्किल है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कॉलेजेस में होता ही ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉलेज टीचर, यंग टीचर विथ यंग चिल्ड्रन, बेबीज हैं उसके, और वो कहती है कि मुझे सुबह का पीरियड ना दिया जाए, मैं उनको छोड़ के आना होता है, मुझे उनके नानी के पास या दादी के पास, मुझे टाइम लगता है, मुझे आफ्टरनून में आप बेशक ज़्यादा टाइम तो क्लासेस दे दें। तो लेकिन आप कहते हैं नहीं, 8 बजे आना है तो 8 बजे आना है। लैक ऑफ एम्पैथी फॉर योर वर्कर्स एंड फॉर योर को वर्कर्स, एंड मेकिंग असम्पशन कि मैं अगर, ये जो है ना बहाने ढूंढ रहे हैं काम ना करने के, ये असम्पशन मैंने पहले बना लिए। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? देयर इज अ परसीव्ड ब्रीच ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। एक, मैंने आपको ट्रस्ट करके कोई बात बताई, लेकिन वो आके जाके आपने किसी को बता दी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। मैं कहूँगा तुम मेरा दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको ये बात इन ट्रस्ट बताई थी, इन फेथ बताई थी दैट यू आर माई फ्रेंड। एंड देन देर इज unresolved disagreement which escalates to an emotional level. Unresolved disagreement, स्टाफ मीटिंग में प्रिंसिपल साहब कोई आइडिया पेश करते हैं और एक कोई ना कोई ऐसा होता है जो डिसएग्री करता है, और डिसएग्री करने के साथ कहता है सर ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं आप हर दफा मेरे साथ ये करते हो, आप हर दफा कोई प्रॉब्लम जो होता है मैं लेके आता हूँ कि ये करना है, तो आप कहते नहीं हो सकता। अच्छा, वो उठ के चला जाता है। ठीक है, मीटिंग में प्रिंसिपल साहब ने कंटिन्यू की और मीटिंग में फैसले हो गए। अगली मीटिंग में जब वो बैठेंगे तो वो जो छोड़ के गया था उसका कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल एस्केलेट हो गया होगा। इमोशनली वो कहेगा आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं, तो मुझे यहाँ बैठने का फायदा क्या। तो अनरिजॉल्व होगी जो डिसएग्रीमेंट्स, वो एस्केलेट होती है टू एन इमोशनल लेवल विच मीन्स इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन देयर इज मिसकम्युनिकेशन लीडिंग टू अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस। मुझे आपने कहा ये काम होने वाला है, तो ये नहीं बताया कि कल तक होने वाला है, राइट? या ये नहीं बताया कि आप किसी और को भी साथ लगा लें ये काम करना। तो मिसकम्युनिकेशन हुआ, और मेरे साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैम। एंड ऑफ कोर्स आप सबको मालूम है पर्सनालिटी क्लैशेस होते ही होते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं, वो एक दूसरे से अग्री करते ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंसेस इन एक्वायर्ड वैल्यूज। एक्वायर्ड वैल्यूज क्या, मैं कई दफ़ा ऐसा होता है वो कहते हैं बच्चे नंबरों पे हमारा कॉलेज का नाम आना है, इसलिए वो ग्रेडिंग होनी है, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कोचिंग कर दें, बता दें सवाल कौन से आने। एक और कहता है नहीं, दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज मेरी जो वैल्यूज़ है मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं इस किस्म का कोई चीटिंग करूं या इस किस्म की कोई बिहाइंड द अंडर द चेयर कोई काम करूं। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ आता है डिफरेंसेस इन एक्वायर्ड वैल्यूज। एंड ऑफ कोर्स अंडरलाइंग स्ट्रेस और टेंशन है, चाहे घर का टेंशन है, चाहे दफ्तर का टेंशन है, चाहे सड़कों का टेंशन है, वो सारा कुछ आपके अंदर है, वो लेके आते हैं। रिमेंबर दैट आइसबर्ग, आपके अंदर चीज़ें हैं वो सब पकी हुई। तो जब आपका एक गलत बात कोई ऐसी हो जाती है जिससे आप भड़क उठते हैं, भड़कने के लिए पहले से तैयारी है, इसलिए स्ट्रेस एंड टेंशन होता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर ईगो प्रॉब्लम्स एंड देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दीज जो मैंने बताई, इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अच्छा, परसीव्ड इनजस्टिस कैसे है? आप कहते हो ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, आई डिजर्व बेटर। What it does is these comments typify conflicts which are bred by perceived injustice. Injustice क्या है और justice क्या है? Justice is when I perceive justice as equity, distribution of rewards in proportion to my contribution. So मैं compare करूंगी my outcome divided by my input is equal to your outcome divided by your input. अगर मुझे लगे कि आपका इनपुट
इनपुट तो कम है लेकिन आपको आउटकम बहुत ज्यादा मिल रहा है, और मेरा इनपुट बहुत ज्यादा था लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो ये परसीव्ड इनजस्टिस होता है, और इस परसीव्ड इनजस्टिस के साथ हम ये आप इस वक्त ये कहते हो कि ये नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुगेदर वी वर्क अगेंस्ट ईच अदर। फिर है लेबलिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जब दूसरे को कहते हो ना इससे काम नहीं होने वाला, और सबको कहते हो कि उनसे काम नहीं होना, आप उनको ना दें, स्टीरियोटाइप कर दिया उसको। अब इसमें एक 1950s में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। सोशल साइकोलॉजिस्ट मुजफ्फर शरीफ और उसकी वाइफ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जो समर कैंप्स होते हैं अमेरिकन में, अपने बच्चों को वो भेज देते हैं समर कैंप्स में, तो इन्होंने ये कंपटीशन डाल के लेबलिंग और स्टीरियोटाइपिंग करके रॉबर केव एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं कि एक बॉयज का ग्रुप था और उनको दो में डिवाइड कर दिया। अगर 15-20 बच्चे थे तो 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 10 बच्चों का दूसरा ग्रुप बना दिया, और उनको कहा कि आप दोनों जो है ना, आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, आप एक कंपटीशन है कि आपने जीतना है, और यू हैव डिवाइडेड दीज टू और इंक्रीजिंग बाय एडिंग कंपटीशन एंड हॉस्टिलिटी, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वही पहाड़ है, वही जंगल है, वही एरिया है जिसमें उनके तंबू लगे हुए हैं। उन्होंने कहना है कि जी आप जो जीतेगा वो हमारे से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो इन दिस विन लूज कंपटीशन, this produced intense conflict and the negative images of the other group. ग्रुप ए ने कहा ग्रुप बी लूजर्स है, ग्रुप बी ने कहा ग्रुप ए लूजर्स है, हमें अपने आप को जोड़ के रखना है। सो इन ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी कि ग्रुप ए के सारे जो 10 लड़के थे वो बहुत हम टीम है, हम मिलके काम करेंगे वगैरह वगैरह, और दूसरे दुश्मन हैं उनको हराना है वगैरह वगैरह। अब ये इतना इंटेंस हो गया कि उससे बच्चों के अंदर एक जो रिवॉर्ड के पीछे उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। एक रिवॉर्ड एक ही था, उन्होंने कहा जी रिवॉर्ड मिलेगा आपको, रॉबर केव है और उसमें बहुत सारे खजाने हैं वो आपको मिलेंगे, तो आपने चुप करके करना है, दूसरे को नहीं बताना। अब वो ग्रुप तो कोहेसिव हो गया, ए अपने आप में, और बी के अगेंस्ट हो गया, और बी के ग्रुप अपने आप में। और अब इवेंचुअली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट खत्म किया तो उन्होंने सबको बुला के कि नहीं यही था और हम खजाना सबको आपस में बांटेंगे। फिर मिसपरसेप्शन, एक्चुअली झगड़ा जो है ना वो ट्रूली इनकम्पैटिबल गोल्स बहुत थोड़े होते हैं, आपको जैसे इस सर्कल में नजर आ रहा है, लेकिन मिसपरसेप्शन इतनी बड़ी है। The bigger problem is the misperception of the other's motives and goals, कि दूसरा क्या चाहता है, मैंने जो समझा हो सकता है वो बहुत गलत हो। अंदर से जो इनकम्पैटिबिलिटी, ट्रू इनकम्पैटिबिलिटी बहुत थोड़ी है। आप सारे कॉलेज टीचर्स हो, आप सारे मिलकर कॉलेज को बनाना चाहते हो, अपने कॉलेज के लिए काम करना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट के लिए काम करते हो, तो इनकम्पैटिबिलिटी तो बहुत थोड़ी है। जहां कंपटीशन आएगा वहां याद रखिए, ये जैसे मुजफ्फर शरीफ एंड शरीफ का एक्सपेरिमेंट था, वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपटीशन आता है तो हॉस्टिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है मिसपरसेप्शंस में आपस की, ये जो पहाड़ है, ये बादल है मिसपरसेप्शन का, गरज चमक रहा है, ये आप सबके अंदर ये चीज बन जाती है। अच्छा, और भी हमारे अंदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं। एक हम इसको साइकोलॉजिस्ट ने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसके डिफरेंट नाम हैं। एक है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस क्या है, जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एक्सेप्ट क्रेडिट फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट आई हैव डन, एंड जहां गलत काम हुआ वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो दूसरे की जिम्मेदारी थी। इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ जस्टिफिकेशन, इसमें लोग डिनाई करते हैं कि हमने कोई गलती हुई है,
हमसे कोई गलती नहीं हुई, जस्टिफिकेशन अपनी पेश करते हैं। और ये बड़े बड़े मुल्कों में भी ऐसे इवल एक्ट्स विच कैन नॉट बी शट ऑफ, बट वो कहते हैं ये हमारा कसूर नहीं है, इन लोगों का कसूर है, डिनाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। दुनिया में जहां बहुत सारे अभी भी आप देख रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन सेल्फ जस्टिफिकेशन है। फिर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ईच साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीज द अदर्स हॉस्टिलिटी एज रिफ्लेक्टिंग एन इवल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको दुनिया में मैप कर लें जहां ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है कि वो गलत है, हम सही है, और वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। फिर प्री कंसेप्शंस हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि पहले भी आप सोच के जाते हैं कि, लेकिन अब ये तो हमें भी मालूम है कि जो पाकिस्तान आते हैं फॉरेनर्स, वो कहते हैं पाकिस्तान तो ऐसा नहीं है जैसा हमको बताया गया था। प्री कंसेप्शंस उनको कुछ और दिए गए। सो ये जो इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है, उसको इंटरप्रेट करते हुए प्री कंसेप्शन लेते हैं लोग। एंड दिस इज द सेम। कोई कहेगा कि जी फलां जगह के इलाके में आप जाएंगे ना तो लोग वेलकमिंग नहीं है आपको, कॉलेज में आपको मुश्किल होगी, आपकी ट्रांसफर तो हो रही है, आपके लिए मुश्किल होगा। तो प्री कंसेप्शन आपको पहले ही लोग दे देते। फिर पोलराइजेशंस, पोलराइजेशंस जो हैं वो दो किस्म की दो ग्रुप्स हैं, वो बिल्कुल टू एंड्स ऑफ द कंटिन्यूम हो जाते हैं कि अपना अपना काम करना। और मैंने बड़ी इदारों में देखा है कि वो जब बन जाते हैं ना, दो ग्रुप्स पोलराइज हो जाते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ झगड़े हो रहे हो ना, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, चाहे मुल्क में है, चाहे मुल्क से बाहर है, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, जो ही पोलराइजेशंस होती हैं और डीपर हो जाती है पोलराइजेशन, उतने ही इंटेंस झगड़े होते हैं, और वो सारे बायसेस के साथ। ग्रुप थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अपने ग्रुप की सोच को सही समझना और दूसरे ग्रुप की सोच को गलत समझना। और फिर इसी तरह इन ग्रुप बायसेस हैं और इसी तरह स्टेरियोटाइप्स हैं। अब ये सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेल्फ सर्विंग को अगर आप एक्सपेंड करें तो उसका ये है कि इफ़ आई सक्सीड इट्स बिकॉज आई वर्क सो हार्ड, मैंने जी मेहनत की थी इसलिए मुझे प्रमोशन हुई है। इफ़ आई डोंट सक्सीड बिकॉज द कमिटीज एंड अथॉरिटीज वर अनफेयर टू मी, and therefore you attribute your good behaviors to your own personality and bad behaviors to your situation. And fundamental attribution error का मैंने आपको जैसे बताया, people justify social and political issues and the way why they believe what they believe and attribute problems to such as poverty. गरीब इसलिए कि गरीब मेहनत नहीं करता, चोर इसलिए कि चोरी बुरे लोग हैं, वो bad people। तो ये फंडामेंटली एट्रीब्यूशन एरर आ जाता है जो हमारे साइकोलॉजी में। इसी तरह ग्रुप थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये कि जो कोई बॉस है, आप प्रिंसिपल को ले लीजिए, तो वो कहता है हमने ये सारा प्लान बनाया है वगैरह वगैरह, और इसको हम अब चलाएंगे, कामयाब करेंगे, और इसको कामयाब करने में आप सब मेरे साथ हैं और ये ज़बरदस्त काम होगा सब। तो सोच क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, ये एक पहला वाला कहता है मैं तो ये कभी नहीं करूँगा, दूसरा वाला कहता है खुदा ना खास्ता, तीसरा कहता है कि नो नो नो, अथॉरिटी अंदर सोच रहा है ना 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 ये कभी नहीं हो सकता, और आखिर में जो उसके करीब बैठा है वो कहता है मजाक कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। लो जी, जब उससे जुबानी पूछते हैं, हाँ जी बताओ कौन हाँ करेगा, हमारे साथ कौन है, तो सब ने फिर एक एक को पूछता है, एक एक कहता है, एक ने कहा हाँ तो दूसरा भी मजबूरन हाँ करेगा, तीसरा भी मजबूरन हाँ करेगा, चौथा भी मजबूरन हाँ करेगा, पांचवा भी मजबूरन हाँ करेगा। हालांकि ये सोच रहे थे कि हमने नहीं, ये क्या बात है कि भाई ये हो सकता है, ये गलत काम है। तो इसके ये ग्रुप थिंक इसको कहते हैं। फिर हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारी सोच है, ऑफ आवर परसेप्शंस ऑफ अदर्स,
हम स्टेरियोटाइप कर देते हैं लोगों को एज पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीव्स about us ourselves and about others, and we act accordingly. Misperceptions किस तरह से हो सकती है? मिसपरसेप्शंस का मतलब एक बड़ी सोशियोलॉजिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मिरर एज परसेप्शन। जो आपके व्यूज हैं वो आप दूसरे पे डाल देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। So refers to the reciprocal views of one another, all often held by parties in conflict. For example, each may view itself as moral and peace-loving, and the other as evil and aggressive. है ना? ये तो कहीं भी आप इस टेम्पलेट को ले जाएं मुल्कों के दरमियान, मुल्क के अंदर, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी यही बात नजर आती है। एंड देन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि परसेप्शन शिफ्ट भी हो जाती है। एंड अगर मिसपरसेप्शंस कॉन्फ्लिक्ट के साथ बनती हैं और हैं, तो जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं तो मिसपरसेप्शन भी खत्म हो जानी चाहिए, और ऐसा ही होता है। द सेम प्रोसेस दैट क्रिएट एनिमीज इमेज कैन रिवर्स द इमेज व्हेन द एनिमी बिकम्स एन एलाय। And you see this throughout history and throughout organizational setups that this happens. कल के दुश्मन आज दोस्त हैं, और अगर जो ही दोस्त होते हैं तो वो जो कुछ उन्होंने पहले कहा होता भूल जाते हैं। And the same psychological underpinnings for conflicts are between groups, persons, groups, communities and countries. Template एक ही है। जैसे मैंने कहा, breach of trust and faith, when one puts faith and trust in another and the confidence is broken, it can create an emotional response that elevates to understand. अब मैंने उससे बात ही नहीं करनी, वो कह जी आपका बड़ा पुराना दोस्त था, कहने कि उसने मेरे साथ क्या किया, दोस्ती खत्म हो गई हमारी। To trust someone is to place a high confidence level and that the relation will not be compromised. I expect you to do what you say you do, and I expect you to trust me. A trusting relationship leads to feeling of confidence and security, and of course जितनी ज़्यादा दोस्त थे उतना ज़्यादा गुस्सा कि मेरे साथ इसने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। एस्केलेटेड डिसएग्रीमेंट, ये मैंने पहले भी आपको बताया, डिसएग्रीमेंट्स आर नॉर्मल। भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें एक दूसरे से डिसएग्री करने का हक है, लेकिन जहां डिसएग्रीमेंट नेगेटिव फोर्स के साथ हो जाए तो और इमोशन अनरिजॉल्व रहे, वो डिसएग्रीमेंट अनरिजॉल्व रहे। डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको पकने ना दें। अगर मेरे साथ मेरे कॉलीग डिफर कर रहा है तो मैं कहती हूँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इसको बाद में हम बैठ के डिटेल देख लेते हैं, फिर अगर इसको हम बना सके तो हम ले आएंगे एंड वील डू इट। तो डी एस्केलेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अब डी एस्केलेट करेंगे तो वो इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी। मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जो मुझे कहा गया मुझे समझ नहीं आया, या आपने प्रिंसिपल साहब ने पीएन को भेजा है कि जहाँ के ये फलां साहब को या साहिबा को मैसेज देते ना, ये काम उन्होंने करना है। पीएन आके कहता है जी साहब ने कहा ये काम करना है, तो आपको ये पता नहीं है कि ये किस तरह से करना है, मिसकम्युनिकेट हुआ है। एंड मिसकम्युनिकेशन होने से, और रिमेंबर कम्युनिकेशन एज टीचर्स, एज फैकल्टी मेंबर्स एट द यूनिवर्सिटी या कॉलेज, हर लेवल पे कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, चाहे स्टूडेंट्स के साथ है, चाहे टीचर्स के साथ है, चाहे सीनियर्स के साथ है, चाहे प्रिंसिपल के साथ है, चाहे स्टाफ के साथ है। जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ वहाँ प्रॉब्लम बना ही बना। क्लियर होना चाहिए कि मिसकम्युनिकेशन जहाँ हुआ उसको क्लियर करें, एंड इफ इट इज़ क्लियर्ड तो आपके फिर ये क्लैशेस खत्म हो जाते हैं। देन वी हैव पर्सनालिटी क्लैशेस। ऑफ कोर्स ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट,
and some of our greatest strength is being different, but also this can cause conflict. And I say, प्रिंसिपल साहब कहते हैं ये पूरे कॉलेज के लिए आप देखें कितना हम काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँ कि जी आप, एक कोई है जो कहे आप ये तो देखें जी, हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे पास इजाजत नहीं है, वो कहे आप छोटी छोटी बातों पे क्यों आप बीच में चीजें अड़ा देते हैं. सो आई मे सी यू as irresponsible for not completing a project. You may see me as not being able to do a full analysis of the situation. And of course, potential conflict. मैं ये एक्सरसाइज कर सकती थी, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन समवेयर, अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, कि कोई एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके कॉलेज में, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में, उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया. ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप जो मैंने टॉक दे रही हूँ इसके साथ आप इसको मैच कर सकेंगे. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपकी इस वक्त हमें लेक्चर स्लाइड 21 नजर आ रही है, तो पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि शायद आप स्लाइड से आगे पढ़ा रही है या इसी पर है, ग्रुप थिंक के ऊपर है. नो 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 नो, आई एम सॉरी. पता क्या किया मैंने, ये आई एम सॉरी, वो मैंने पता क्या किया, मैंने उसको एनलार्ज किया ना, तो एनलार्ज करने में वो ग्रुप थिंक से आगे नहीं किया. अब मैं वापस जाती हूँ. जी थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. सॉरी. ओके, ग्रुप थिंक नाउ. ये असल में मैंने अपनी तरफ से बड़ी स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश की थी, वो डिडंट वर्क. सो वी हैव नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंपोनेंट. ये मैं पढ़ा चुकी हूँ. मिरर इमेज परसेप्शन की मैंने बात की थी, एक दूसरे को बिल्कुल वही चीज़ें देखना जो मेरे में है, मैं अपने आप को मॉरल और पीस लविंग समझती हूँ, दूसरे को ईवल और अग्रेसिव. ये मिरर इमेज परसेप्शन है, जो कि सोशियोलॉजिस्ट ने देखा है, रेसिप्रोकल व्यूज है एक तो. और शिफ्टिंग परसेप्शंस, हाँ, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है, चाहे मुल्क है चाहे कोई भी है. और ये जैसे मैंने कहा, सेम साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पर्सन्स, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज एंड कंट्रीज. और उसके बाद है जहाँ हम ब्रीच ऑफ फेथ की बात करते हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंस, जहाँ कॉन्फिडेंस ब्रीच होता है और ब्रोकन होता है, तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है. मेरा ट्रस्ट, आपने मिसट्रस्ट क्रिएट किया. ऐसे एस्केलेटेड डिसएग्रीमेंट्स की मैंने बात की, कि अगर प्रिंसिपल साहब को बात कह रहे हैं और कोई, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि अनरिजॉल्व रह जाती है बात, तो वो झगड़ा बड़ा हो जाता है. तो उसी वक्त रिजॉल्व करना चाहिए कि हाँ जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से देख लें, चले हम इसको अगली दफ़ा आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कर लेंगे. मिसकम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा कि पीएन के हाथ मैसेज आया तो कुछ और आया, जो आपने समझा वो कुछ और समझा. पर्सनालिटी क्लैशेस, ऑफ कोर्स you are all different and of course there is possibility of clash. ये मैंने फिर आपको एक्सरसाइज का कहा था कि वन मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो आपने रिजॉल्व किया उसको लिख लें. डिफरेंसेस इन एक्वायर्ड वैल्यूज़, जैसे मैंने पहले कहा, हर एक इंसान की वैल्यूज़ जो है, और व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ बैड, हमने सब ने सोशलाइजेशन के थ्रू पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, टीचर्स एंड बुक्स एंड लाइफ इन जनरल हमने ये सीखा हुआ. यहाँ से सीखते हैं वैल्यूज़, और हर एक अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस. फिर वैल्यूज़ ऑफ रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, रेस एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज है, एंड समबडी कि जी एक्वायर्ड वैल्यूज़ में फ़र्क है. जैसे मैंने चीटिंग का केस बताया, या थोड़ा सा हेल्प करने की स्टूडेंट्स को केस बताया कि रिजल्ट्स तो यूनिवर्सिटी के ठीक हो, कॉलेज के ठीक होने हैं ना जी, हमारे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा हमें वो मिल जाएगा फीडबैक, कॉलेज का अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी. लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा काम सही नहीं है. तो यह डिफरेंस आ जाता है. फिर स्ट्रेस है. अब जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, तो छोटी सी भी प्रोवोकेशन हो, तो वी फाइंड आवरसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट. ईगो इज अनदर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर. एवरीबॉडी वांट्स टू बी राइट, है ना जी, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन यू हैव टू गिव एंड टेक. ये मैं आगे बताऊंगी कैसे.
अब मैं आपको 3 मुल्कों का बता रही हूँ जहाँ मैं एक ज़माने में एक ही महीने के अंदर या 2 महीनों में बैक टू बैक गई थी। मलेशिया, 3 मेन रिलीजन्स हैं एंड मैनी एथनिक ग्रुप्स, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ ये बांग्लादेश की, जहाँ पे रिक्शा फंसा के रिक्शे के साथ खड़ा है आगे। ये मैंने खुद ली हुई अखबार में भी देखी थी, लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है। वो आगे ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, आगे पीछे हिलने को तैयार नहीं। और जो मलेशिया में मैंने क्या देखा कि 3 ग्रुप्स हैं, 3 मेन रिलीजन्स हैं। वो चाइनीज हैं, वो हिंदुज़म है और मुस्लिम है। 3 अगर आप खड़े होकर देखें तो सामने आपको मस्जिद भी नज़र आती है, सामने आपको चाइनीज़ टेम्पल भी नज़र आता है और साथ ही आपको हिंदू टेम्पल भी नज़र आता है। तो जो है वो अपने ही मसाजिद में या अपने प्रेयर में, अपने प्रेयर के वक्त अपने अपने इबादत गाहों में या अपने अपने उसमें जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। इसी तरह खाने पीने की जगह, जहाँ मुस्लिम होटल है साथ ही हिंदुओं का होटल है या ढाबा है, साथ ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है। तो जिसने जिधर जाना है वो अपने साथ साथ उधर ही जाता है। क्या खूबसूरत काम है। और मिल के वो अगर उनको कहीं कहोगे ओके यू आर इंडियन, वो कहते हैं नो आई एम मलेशियन। एक कौमियत का एक एहसास है उनको। देर वन इवन विद 3 डिफरेंट रिलीजन्स, 3 डिफरेंट kinds of ethnic groups, 3 different ways of living, 3 different systems. क्या कमाल है। और हम इनको देखें तो ये मुझे ये नज़र आया कि ये शायद अब पाकिस्तान में भी इस तरह नज़र आता है कभी कभी, एक्सक्यूज में, ट्रैफिक जैम्स होते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं सारे, कोई नहीं निकल सकता, लेकिन कोई जाने ना पाए। और इसी तरह हमारे मुल्क में हमें झगड़े भी नज़र आते हैं, लड़ाइयाँ भी नज़र आती हैं, इंटॉलरेंस भी नज़र आती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन घर से शुरू हो जाए तो कहीं भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब आते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में। क्राइसिस जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट becomes a conflict management. This is closely intertwined. Conflicts emerge in times of management crisis, and management crisis emerges when there is a conflict. मसला ये है, रेडीनेस होनी बहुत जरूरी। अगर हम तैयार हैं क्राइसिस के लिए तो मैनेज कर लेंगे, और अगर हम तैयार हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर एक बढ़ गया तो दूसरे ने आना ही आना है। ये होता है फिर। और मेरा मर्फीज लॉ जो है ये आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, लॉज बनाए हुए इस साहब ने और नेट पे मिल जाते हैं। और एक लॉ है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। और क्रॉलरी जो मैंने डाली है बीच में, मेरी क्रॉलरी है वो, what is the most important will go wrong when you least expect it. So therefore you need crisis management which needs careful planning and contingent plans. मैं जब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, इवन गिलगित में वाइस चांसलर थी, अभी भी मैं हर एक को कहती हूँ कंटिंजेंट प्लान होने चाहिए कि जी वो कोई बात नहीं, बिजली चली जाएगी तो जनरेटर तो है ना, फिर जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया फिर क्या होगा, तो कुछ और प्लान करो। सो ऑल काइंड्स ऑफ प्लानिंग इज नीडेड टू एड्रेस इमरजेंसीज। ये है एनाटॉमी ऑफ क्राइसिस। एक है प्रेशर लो और हाई, एक है लॉस ऑफ कंट्रोल लो एंड हाई, एक है आपकी दूसरे पब्लिसिटी कितनी मिल रही है। अगर आपका
सोशल मीडिया का ज़माना है, इश्तिहार निकल आएंगे तो आपके पास स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। और डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि शुरू होता है क्राइसिस, ओरिजिन हो रहा है, और उसके बाद मैचुरेशन होती है, और फिर क्राइसिस क्रिएट हो गया, और उसको अगर लॉस ऑफ कंट्रोल बढ़ गया, और लॉस ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है क्योंकि आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा जब आप कंट्रोल बढ़ जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्राइसिस होगा। और resilient organizations like our college versus those without crisis management capabilities, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, वहाँ होना ही होना है क्राइसिस। जहाँ मिसप्लेस्ड गुड इंटेंशन है, जहाँ कंफ्यूजन है कि किसने क्या करना है, पॉसिबल रिस्क ऑफ लाइव्स है या पॉसिबल रिस्क ऑफ रेपुटेशन है, वो और कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड इंस्ट्रक्शंस है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं हो सकता। Lack of this all leads to big red arrows, lead to lack of crisis management. Crisis management क्या है? Crisis management is a process by which an organization deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organization or its members. It is considered to be a most important process in public relationing. आप आप कहते हैं मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, नहीं भाई, आप कॉलेज की रेपुटेशन भी तो साथ लेके जा रहे हो, आप अपने साथियों की रेपुटेशन लेके जा रहे हो, तो ये पब्लिक रिलेशनिंग ही है। सो क्या चीजें करनी, एक तो थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और बिल्कुल क्लियर शॉर्ट डिसीजन मेकिंग टाइम, फैसले जल्दी करने होते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का मतलब ये है, आपको सबसे पहले क्राइसिस प्रिवेंशन और प्लानिंग करनी जरूरी। जैसे मैंने कहा कि कंटिंजेंट प्लान्स आपके पास होने जरूरी है, और उसको कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे सुबह 6 बजे 7 बजे फोन आता है कि 9 बजे प्रिंस चार्ल्स विल कम टू विजिट फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। उन्होंने पेशावर जाना था, वो नहीं जा सकते, कोई क्राइसिस हो गया। ऑल्टरनेट ये है कि सेफेस्ट है फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, क्योंकि वो इस्लामाबाद में 2 घंटे हैं। लेकिन चूंकि मेरी टीम्स तैयार थी, उन सबको बुला के फ़ोन करके कि ये होने वाला है, ये सिक्योरिटी कर्नल साहब को बुलाया, सिक्योरिटी इंचार्ज, ये कर्नल साहब आपने करना है, रजिस्ट्रार को बुलाया, ये आपने करना है, ये उनके साथ प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगे, ये आप करके तैयारी हुई। एंड आई टेल यू इट वेंट वेरी वेल। इट कुड हैव बीन अ क्राइसिस, क्योंकि 2 घंटे में एक रॉयल्टी आ रही है, हमको बिल्कुल भी याद नहीं, हम अपनी क्लासेस लेने के लिए जितने जा रहे हैं तो पता चलता कि जी प्रिंसेस कमिंग। तो ये क्राइसिस क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपने प्रिवेंशन प्लानिंग की हुई है, कंटीजेंट प्लानिंग की हुई है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, और फिर उसके बाद जो मैं हमेशा करती हूँ कि रेजोल्यूशन करने के बाद इवैल्यूएशन फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बिठा को फंक्शन होने के बाद भी मैं कहती थी बैठे बताएं व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट। इसका फीडबैक हमारे काम आएगा अगले फंक्शन के वक्त। फिर अगर हम इस तरह से ठोसाठासी करेंगे तो बर्तन भी टूटेंगे और काम भी गलत होगा। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है, राइट? और अगर नहीं करोगे तो बॉस भी मॉन्स्टर बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो इसको खत्म, अब हमने बात की क्राइसिस मैनेजमेंट की, अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह खत्म हो सकता है। कम्युनिकेशन से, एक दूसरे को सुने, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग ईच अदर, show understanding of the other's problems, and show concern and explain how you feel. Negotiate, कुछ न कुछ देना पड़ता है, and consolidate eventually कि हम we will work together.
These are 4 C's of peace making. बड़े बड़े दुनिया में झगड़े होते थे, लेकिन ये 4 C's हमेशा काम आते हैं। एक है कॉन्टैक्ट, एक है कोऑपरेशन, एक है कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया, बात करें, एक कंसिलिएशन, हाँ, एक थोड़ा गिव एंड टेक भी होना चाहिए ना। कॉन्टैक्ट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये 1960s में जब कैनेडी ने कहा कि ये ब्लैक्स, उस 60s से पहले तक 50s तक ब्लैक बच्चे जो थे ब्लैक रेस के, वो अफ्रीकन अमेरिकन सिर्फ कुछ चंद स्कूल में एक ही इलाके में रहते थे और एक ही स्कूल में जा सकते थे। और इसी तरह से जो आपके वाइट्स थे वो सिर्फ एक तरह के स्कूल्स और एक तरह के नेबरहुड में, तो रहना भी बिल्कुल नेबरहुड डिवाइडेड थी और स्कूल्स भी डिवाइडेड थे। आपने फिल्में पुरानी देखी होंगी, उसमें उनको पानी भी, ब्लैक्स कुड नॉट ड्रिंक फ्रॉम द वाटर पूल जो कि इसमें वाइट्स पानी पीते थे, वगैरह वगैरह, बहुत डिविजन थी। अब बुलाया उसने, कैनेडी ने सोशल साइकोलॉजिस्ट को, कहा मुझे बताओ मैं कैसे इनको डिसएग्रीगेट करूं। उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने पहले किए थे और उन्हीं लोगों ने आके इनको मशवरा दिया कि डिसएग्रीगेशन करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स। और ये जो डिसएग्रीगेशन था एक्सपेरिमेंट का, ये बस का जो आप नजर आ रहे हैं ना, ये डिसएग्रीगेशन थी कि बसों में जो काले बच्चे थे उनके साथ गोरे बच्चों को बिठाया जाए और फिर उनको उन स्कूलों में भेजा जाए जो सेग्रीगेटेड स्कूल्स थे। उन नेबरहुड्स में घर दिए जाए ब्लैक्स को जहां पर जो सेग्रीगेटेड थे। और अब ये इट वर्कड वेरी वेल। स्कूल्स भी डिसएग्रीगेट हो गए, नेबरहुड्स भी डिसएग्रीगेट हो गई। नहीं तो पहले तो उनका जाना मना था उन नेबरहुड्स में। अब नई चीज जो अमेरिका में आ रही है वो इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, कि जो आपके डिफरेंटली लैटिनस, प्लीज अपनी काफी हो गई, काफी हद तक हो गई है। अपने म्यूट कर दें प्लीज। नेक्स्ट वीक का क्या स्केड्यूल है? नेक्स्ट वीक का क्या स्केड्यूल है? अपने म्यूट कर दें प्लीज मोबाइल। लेटेस्ट इज इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, व्हिच मींस कि जो आपके दोस्त हु आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सोसाइटी उनको भी शामिल करें। तो यूनिवर्सिटीज में पूरा एक हर सिस्टम बना है, एक ऑफिस होता है ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी जो कि टीचर्स को भी गाइड करता है, काउंसिल करता है, स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है, काउंसिल करता है। ब्लैक्स हैं, लैटिनोस हैं, विमेन हैं, तो इन सब को लेके आना यूनिवर्सिटी के मेन स्ट्रीम में। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हम क्या चाहेंगे कि एलिमिनेट करें, टेक्निक्स हैं। एलिमिनेट एडवर्सरियल कॉन्फ्लिक्ट। एडवर्सरियल मीन्स हमने एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। फॉलो द ड्यू प्रोसेस, जो प्रोसेस is laid down, and promote the concept of win-win situation and enable meeting all parties' needs, all individuals' needs. Do's and don'ts of conflict resolution. I always say, work as partners. They are your colleagues. Cooperate with each other and analyze the problem जिसकी वजह से conflict हुआ उसको resolve करें. And focus on a win-win strategies. Be each other's friend and do complement each other. Empathize करो. Don't opponent ना सी करो कि दूसरा मेरा दुश्मन है। अटैक और डिफेंड ना करो, ये तो अच्छे भलो दोस्तों को भी एक दूसरे से दूर कर देता है। डोंट रिएक्ट नेगेटिवली एंड शट डाउन रिलेशनशिप्स के, बस आज के बाद मेरे से बात मत करना, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, खत्म। नो भाई। एंड डोंट बी सेल्फिश कि जो काम सबने मिलकर किया मैं कहूँ जी मैंने किया, मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। भाई सबने किया मिलके, आपके गोल को अचीव करने के लिए सबने कंट्रीब्यूट किया। एंड बेस्ट इज ऑल्सो टू रिकग्नाइज योर टीम
and don't focus on conflicts, don't focus on conflicting needs. Conflict is resolved when you identify a problem which is causing. अब यहाँ मैं आपको कहूँगी एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, अपना भी उस सिचुएशन का भी. Identify the problem which is causing the conflict. Identify my feelings associated with the conflict. कि मैं conflict तो था ही, लेकिन गुस्से को ठंडा करूं तो शायद मैं इसे resolve कर लूं. Identify the impact of the problem and decide whether to resolve the conflict and to work for a conflict resolution. इसमें एक चीज और होती है, वो जो इसको कहते हैं mental defense mechanism, splitting. Splitting is when you cannot tolerate difficult and unbearable emotions. What you do is divide your black and white thinking. Identify others as villains, अपने आप को heroes and others as villains. Good, us, bad, them. Us and against us categories बना लेते हैं. Defense of own shortcomings and missteps while casting opponents as pure and full bad, instead of looking for a common ground. And this I will define in another way. And this is a way of psychologically staying intact by simplifying and being categorical, risking overload and burnout. इसको मैं आपको भी बताती हूँ मैं क्या कहती हूँ. पहली चीज मेरी स्ट्रैटेजी ये है, सुनो. अब verbal cues क्या है? Listen effectively. Identify specific points of disagreement and express your needs. कि मेरा ये था, मैं ये करना चाहता था, करना चाहती थी. And always see conflict as an opportunity for growth. ये जिसको हम कहते हैं कि इसमें से भी कोई अच्छी बात निकलेगी. And focus on specific issues without generalizing, escalating the situation. हाँ जी, आप तो हमेशा ही खराब करते हो, सिचुएशन को खराब करते हो. तो आपने इशू जो उस वक्त एट हैंड है उसको छोड़ के उसकी हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड के ऊपर चले गए कि आपने तो हमेशा खराब किया. तो बेसिक स्किल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन: मैनेज योर एंगर, लिसन एक्टिवली, अवॉइड assumptions, find something on which you agree and be cautious with criticism. Negotiate. और मैं यहाँ पर फिर बताऊं, attack the problem, not the person. Define the problem, explore each other's perspectives and problems. उसको अच्छी तरह सॉल्व हो सकते हैं जब आप दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझें. And respect their point of view without judging. Concentrate on interest, not the position. आपकी पोजीशन क्या है? इसको get things going, getting the outcome. Why we want the outcome is because हम सब कॉलेज के कॉलीग्स हैं. कॉलेज की रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है. तो इस तरह से इसको आगे लेके चलना तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकता है. अब ये 4-5 अब देखिए. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल इज एनालाइजिंग, मैंने पहले कहा. आर्गुइंग, अभी भी आर्गुमेंट से तो काम नहीं बनता. कॉम्प्रोमाइज से शायद बन जाए. अकोमोडेट करना भी अच्छा है, लेकिन कोलैबोरेट करना बहुत अच्छा है. कंपीट करना तो कोई हारेगा कोई जीतेगा. अवॉइड करने में मैं तो कभी भी बीच में झगड़ा वगैरह कुछ ना हुआ. और फॉरगिविंग, हाँ आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं, हो जाए. सो इतने सारे स्टाइल्स हैं और इसमें से एनालाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग, कोलैबोरेटिंग आर पॉजिटिव. इट वर्क्स. इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स और भी बहुत हैं, लेकिन मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि हमारा टाइम अभी नहीं जा सकती. अभी टाइम है आपके पास. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स. हमारे मिल के गोल्स क्या हैं? इंडिविजुअल गोल्स तो नहीं होते ना. एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये हमारी
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है पैसे देना और रिसोर्सेज देना, टीचर कम है, कोर्सेज ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, तो एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। अवॉइडेंस, झगड़े को अवॉइड करें, स्मूथिंग, जहाँ झगड़े हो रहे हैं उसको स्मूथ आउट करें, ये सीनियर को आदमी करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, और अथॉरिटेटिव कमांड, अगर कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है तो आपको करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिंग द ह्यूमन वेरिएबल एंड ऑल्टरनेटिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स का मतलब ये कि आपका जिस ऑफिस में झगड़ा है, आपको कहते हैं जी मुझे इस ऑफिस में से दूसरे ऑफिस में भेज दी जाए, तो हाँ, तो ऑफिस में जगह है तो वहाँ कुर्सी में उधर लगा दिया जाए, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। स्ट्रक्चरली आपने मतलब ये, दिस इज जस्ट अ वेरी क्रूड एग्जांपल, बट स्ट्रक्चरली भी चेंजेस लाई जा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिमुलेशन टेक्निक्स में आउटसाइडर्स कोई कि जी झगड़ा बहुत ज़्यादा है तो किसी बाहर से बुला लो बंदे को, वो झगड़ा, खानदानों में भी तो ये करते हैं ना, बड़े को बुला लो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ अपना, restructure the organization and appoint somebody who will work with you. So what it does is, what I always like to do, and this is my standard practice as vice chancellor 12-13-14 साल मैंने किया, और एज प्रो वाइस चांसलर भी, कि हमेशा जो झगड़ा होता है ना, कई दफा जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि झगड़ा लोगों की वजह से नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्रोसीजरल ग्लिच थी, कोई रूल्स की क्लैरिटी नहीं थी। जब ये बात आती है ना, आई ऑलवेज से कि द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ग्लिच और अ कंफ्यूजन, उसको क्लियर करते हैं तो झगड़ा सारा खत्म हो जाता है। नंबर 2, लाइफ में क्या ना कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखिए क्या है। मुझे याद है एक दफा कोई झगड़ा हो रहा था बस के पीछे के रूट के पर, फैकल्टी का रूट बन रहा था, तो उन्होंने कहा ये चाहती कि मैं पहले जाऊं, वो चाहती मैं पहले जाऊं, तो मैंने कहा ये झगड़ा खत्म करो, लेट्स एनालाइज रूट का सबसे बेहतरीन तरीका कि मुझे पहले जाना है। Once we started mapping out the route, we found out कि किसका टिकली रूट वाइज बेहतर बनता था कि कौन पहले ड्रॉप होता। कंट्रोल योर इमोशंस, ये मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया। बी रैशनल, जहां गुस्सा चढ़ने लगे वहां ठंडा करो अपने आप को, रैशनली सोचो। रैशनल सोचने में ऑप्शंस आपको नजर आ जाते हैं, इमोशंस क्लाउड कर देती है आपके जजमेंट को। एंड ऑलवेज ये, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना, गिव योरसेल्फ टाइम टू रिस्पॉन्ड। तो अच्छा थोड़ा सा ठंडा, अब 5 मिनट मुझे आप दे दें, 5 में आपको इसका जवाब देता हूं, वो थोड़ी देर आप सोचे, अदरवाइज आप इमीडिएटली अगर रिस्पॉन्ड करते हो तो वो इमोशनल स्टेट में होता है, तो गलत सिचुएशन इंपल्सिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। और दूसरा, लुक एट अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एज वेल। ये मैं प्रैक्टिशनर के तौर पे बता रही हूँ, ये मैंने किया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तब हो सकता है जब आप क्लियरली स्पेल्ड आउट, जुबान से भी कलाम से भी कन्वे करें इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड इज बी सेंसिटिव, बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग्स है ना। बी सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स, बी पोलाइट, नेवर लेट गो। ये काम गलत करता है, हमेशा गलत करता है, वो आगे जाके बात बढ़ के माउंटेन बन के वापस जाती है। एंड एक्यूरेटली एंड साथ आता है, calmly arriving at resolutions to conflict, which means जैसे मैं कह रही हूँ कि calmly तब होते हैं जब आप इमोशनल नहीं होते, रैशनल होते हैं। नीड फॉर रेजोल्यूशन क्या है?
नीड फॉर रेजोल्यूशन ये हमको बताती है कि क्रिएटिविटी बना आपके लिए, हाउ डू यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको कैसे आप दिमाग चलाते हैं। परसेप्शन है कि दूसरा क्या सोच रहा है और दूसरे की नीड्स क्या, निगोशिएशन कैसे हमने इसको विन करना है, स्ट्रेस रिकग्निशन स्किल्स अपने अंदर भी दूसरे की भी, प्रोसेस मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड काउंसलिंग स्किल्स एंड एनालिसिस, जैसे मैं पहले भी कहा कि एनालिसिस बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन कैसे होता है, बार्गेनिंग करना, seeking an agreement through direct negotiation between individuals who are involved, mediation, finding somebody, a third party to resolve the conflict, and arbitration, और इसी तरह से न्यूट्रल थर्ड पार्टी दोनों साइड्स की फैसला करने के, दोनों साइड की सुने और फैसला कर दे। ये हमने अक्सर देखा ऐसा होता है। अब ये एक बड़ा अच्छा एक डायग्राम है जो आपको बताता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कितनी तरह से हो सकती है। एक तरफ है असर्टिवनेस, मैं, दूसरी तरफ है कोऑपरेशन। तो अगर कोई अनकोऑपरेटिव है लेकिन अनअसर्टिव भी है तो कहता है छोड़ो, मैंने इस झगड़े में पढ़ना ही नहीं। वो अनकोऑपरेटिव है लेकिन compete करना, वो असर्टिव है, वो कहेगा मैं तो compete करूंगा। दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा लेकिन असर्टिव नहीं है, वो अकोमोडेट करेगा, उस पर लोग काम लाते जाएंगे। और उसके साथ ही फिर आपका उसके साथ ही एक और है जहां पे आप कोऑपरेटिव भी हैं और असर्टिव भी हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कोलैबोरेट करते हैं। अब कोलैबोरेट करने में क्या है, एक विन विन है, हम सब मिलके काम करें। फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा गिव एंड टेक करो। तुम मेरा थोड़ा सा काम ले लो, टाइम टेबल में मैं सुबह आ जाया करूंगी, तुम दोपहर को आ जाया करो, वगैरह वगैरह। या ये आप ले लो, स्टूडेंट एडवाइजरी आप ले लो, और लाइब्रेरी का इंचार्ज मुझे बना दो, वगैरह वगैरह, राइट। इसी तरह से इसको आप दूसरी तरह देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग अ गोल, इन इम्पोर्टेंस, मेरा अचीवमेंट ज्यादा है और आई डोंट केयर, रिलेशनशिप बिगड़ता है तो करे, मैंने तो जीतना ही जीतना है, compete करना ही करना है। और दूसरी तरफ है कोलैबोरेशन, दोनों पार्टियां मिलकर काम करें, हाई ऑन अचीविंग गोल एंड हाई ऑन कोलैबोरेशन। फिर जब मेरा लो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड लो ऑफ अचीविंग अ गोल, तो मैं अवॉइड करता हूँ, कहते छोड़ो। और फिर अगर मेरी इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप हाई है लेकिन अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो मैं कहूँगा लेने करने दो जी, मैं अकोमोडेट कर लेती हूँ, छोड़ो, टाइम टेबल में जिधर वो जगह देते मैं ले लूँगी। कॉम्प्रोमाइज इज वेयर यू गिव एंड टेक एंड यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, और थोड़ा सा विन करो, थोड़ा सा लूज करो, और यू गिव अप समथिंग एंड विन समथिंग। और ये टॉमस किल्डमैन का कॉन्फ्लिक्ट मोड्स है। अगेन मैं आपको जो एग्जांपल है, कंपीटिंग क्या है, जीरो सम ओरिएंटेशन, विन लूज पावर स्ट्रगल है। कोलैबोरेशन एक्सपैंड पॉसिबल ऑप्शंस टू अचीव विन विन आउटकम्स। कॉम्प्रोमाइज मीन्स मिनिमली एक्सेप्टेबल हम कर रहे हैं और हमारी रिलेशनशिप और वर्किंग रिलेशनशिप अनडैमेज्ड है। अवॉइडेंस वो विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन, मैं नहीं किसी झगड़े में आना चाहता। Accommodate, accede to the other party to maintain harmony. So accommodation जो करता है पीस मेकर है, वो कहता है मैं ना, आई वॉन्ट टू लूज, दूसरे को विन करने दो। Suppresses and smooths over differences, dreads conflict and maintains harmony. Collaboration वाला विन विन है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो असर्टिव भी है, कोऑपरेटिव भी है, वो ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करता है डिफरेंट व्यूज और ऑफन लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। कॉम्प्रोमाइज वाला क्या करता है, ट्रेडर है, वो मिडिल ऑफ द रोड पोजीशन लेता है, गिव एंड टेक बाय बोथ साइड्स, सेल्डम कोई कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देता, नो लूज नो विन।
अवॉइडेंस वाला करता है मैं छोड़ो छो जी मैं नहीं बिच आना, लूज लूज, विड्रॉज फ्रॉम द सिचुएशन एंड ट्राइज टू रिमेन न्यूट्रल एंड डिलेज कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन वाला कहता है मैंने तो जीतना ही जीतना है, दूसरे हारते हैं आने, बेस्ड ऑन पावर, और इसका कंसर्न फॉर आउटकम ये है कि मैं जीतूंगा। अग्रेसिव है, अनकोऑपरेटिव है एंड फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म नीड्स। अब मैं आपको, हाँ ये ग्रेजुएटेड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स टू टेंशन रिडक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है कि अब छोटी छोटे स्टेप्स में किसी को कल को कोई कहता है आपसे नहीं बात बनती, तो दुश्मनों में भी कहते हैं कि उसने तो तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी, अच्छा हाँ उसने कहा था जी वो बहुत अच्छे काम करता है। लो यूनिलैटरल वन साइडेड डी एस्केलेशन आप शुरू करते, और इसका अगली दफा वो रिटर्न आएगा ही आएगा। इन स्मॉल स्टेप्स आप एक्सपेक्ट कुछ ना करें कि जी मुझे वो पॉजिटिव देगा, लेकिन आप पॉजिटिव बात करते रहे। सो ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स फॉर टेंशन रिडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हो सकता है और किया जाता है और लोग करके देख लें। तो जी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो हो तो वो ये ऐसा होता है कि दो किनारे एक दूसरे से मिलते नहीं है। ये नारायण कागान को से ऊपर बाबूसर को जाते हुए सड़क थी, ये कोसा रिवर है, इसके ऊपर ये पुल था, तो मैंने ये तस्वीर ली और ये इतनी अच्छी तरह एलैबोरेट करती है कि जब तक ये पुल नहीं होगा ना तो आप दोनों तरफ क्रॉस नहीं कर सकते, ना इधर के लोग उधर जा सकते ना उधर के लोग इधर जा सकते, है ना जी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने रास्ता बनाना है दोनों, और फिर आपसे बेहतर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो ये हो रही है कि कभी हैं सब प्यासे हैं, लेकिन बारी बारी पानी पिएंगे, and they benefit both sides. और आप नेगोशिएट करना चाहते हो तो when you negotiate, plan and be prepared. And of course, अब ये देखिए कितना जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट बंदर के तमाशा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक साइकिल पे ये 5 जने जा रहे हैं, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं। सो इन द एंड बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज व्हेन बोथ पार्टीज गिव एंड टेक एंड विन एंड विन। सो यहाँ मैं अपना खत्म करती हूँ, and I hope that you have some comments and questions. I'll be glad to take them. Ji, any questions, any comments? Ji, no comments? All participants आपके माइक अलाउ कर दिए मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम जी जी कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं रहीला सुहेल बात कर रही हूँ जी, सियालकोट से। जी मैं यूनिवर्सिटी सियालकोट में मैंने डॉक्टर शाना कौसर के साथ काम किया। अच्छा माशाल्लाह वैसे जी वैसे हाँ जी तकरीबन बड़ा अच्छा उनका टेन्योर में हम 2 साल रहे हैं, फिर हम रिपैट्रिएट हो गए थे।
लेकिन वो 2 साल का भी माशाल्लाह, और बहुत वो आपको याद करती हैं और बड़ी थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। जी जी। और हम ना, हमारा इरादा था कि आपको किसी एलुमनाई के उसमें बुलाएंगे, तो जी इंशाल्लाह मैं भी फ्यूचर में सियालकोट की जी गवर्नमेंट कॉलेज जी हाँ सियालकोट जी, से वो मुझे मेरा बताती भी रहती थी कि हाँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसलिए नहीं ऐड करते कि वो कहेंगे कि फिर वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो नहीं जाता है। नॉट एट ऑल। जी और कोई इस पे कमेंट, कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? मैं वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। अंदलीब कौन बोल रही हूँ, बात मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अंदलीब, आवाज जी आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर डॉक्टर अंदलीब, अच्छा, लाउड एंड क्लियर डॉक्टर अंदलीब। थैंक यू मैम। जी मैम एक तो आपका लेक्चर बहुत ज्यादा मजा आया, जरा बोरियत नहीं हुई, और मुझे ये डर था कि बहुत इतने टेल एंड ऑफ द डे है तो थक गए होंगे सारे, नहीं लेकिन आई एम मैम, इतना मजा आया है, यानी कि पता ही नहीं चला 1.5 घंटा गुजर गया, वरना हम तो टाइम गुजरने का बाद दफा इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा वेरी लेकिन मैम, काइंड। हाँ जी, सवाल अच्छा पूछे। दूसरी बात जी मैम, सवाल ही बात करने लगी हूँ। मैम अब आप ये देखिए, आपने कहा कि हमने नहीं कुछ करना, हमने रिजॉल्व करना है, वो सारा कुछ ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रही, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो जन्नत है जी मेरा जी कॉलेज मेरे लिए। माशाल्लाह लेकिन मैम माशाल्लाह। बहुत सी जगहों पे हम लोग, मैं एज आपने कहा था ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का बताएं, कोई इस तरह का, हाँ हाँ तो हाँ मैम हाँ बहुत सी जगहों पे हम लोग जाते हैं, हमें ना एज मुझे प्रोब के लिए भेजा जाता है, तो मैम वहाँ पे जो स्टाफ है वो उनका और प्रिंसिपल का आपस में बड़े मसाइल होते हैं, तो मैम हमें आप लोग राइट हमें तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस तरह की ना टीचर्स के लिए भी इन लोगों की ग्रूमिंग के लिए, इन लोगों की थोड़ी बहुत इनको भी पता चले कि किस तरह से इनकी भी मैम होनी चाहिए वर्कशॉप्स। हमारी तो हर बिल्कुल वक्त सही होती एग्रीड। रहती है मैम, हमारी तो हर वक्त होती रहती है, और हमने तो वैसे ही मैम कुर्सी पे जो बैठा हुआ है वो तो टंगा हुआ है कांटों के ऊपर, उसने तो काम करना ही करना है, ऐसा ही उसने तो होता सारा है, कुछ करना है, उसने इदारे ऐसा ही को होता चलाना है, उसके लिए ना दिन है ना रात है। तो मैम ये टीचर्स है के बिल्कुल लिए सही। इस तरह के टीचर जरूर होने चाहिए, टीचर्स तो के जब लिए। आपको आपको हमने ट्रेन कर दिया ना, तो अब आप इसको आगे लेके जाइए, टेक दिस लेसन टू। मैम मैम इंशाल्लाह ताला दे के तो जाएंगे, लेकिन जो आपकी हाँ बात उन्हें समझ आनी है ना, वो हमारी नहीं समझते लोग। आउटसाइडर हूँ ना, वो थर्ड पार्टी हाँ वाली जी, बात है। ये ठीक बात है है, ये ठीक है, बात है जी मैम। चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर द ओके, थैंक यू सजेशन मैम। एंड थैंक आई यू एम मैम। श्योर HED विल नोट दिस। थैंक यू। ओके, थैंक जी यू मैम। नेक्स्ट कोई एनी क्वेश्चन कमेंट? थैंक यू वेरी मच। कमेंट क्वेश्चन एनीबॉडी? जी अपना माइक अस्सलाम खोलें। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कौन है आप बात करेंगे? जी मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान साहब क्या जी, योर कमेंट योर क्वेश्चन? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब जी जी वेलकम, मैम, मैं थैंक कह यू। रहा हूँ कि जहाँ पे आपने ना बहुत अच्छा हमें गाइड किया। अब मेरे एक और पर्सपेक्टिव है कि बाज़ एजेंसीज या बाज़ अथॉरिटीज़ जो है खुद डिवाइड एंड रूल जो है उसके ज़रिए वो कन्फ्लिक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। हाँ तो आई यहाँ एग्री। पे किस तरह हम कन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते उसको आप हैं? जी शुक्रिया। रैशनली आप देखें तो सही, व्हाट इज द कॉज, क्यों वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन जहाँ पर भी होगी ना, ज़रा सा भी उनको रास्ता मिलता है ना कि यहाँ पर है झगड़े की गुंजाइश है, तो इस झगड़े को बढ़ाया जाए। ये तो जब आपकी टीम इतनी अच्छी हो और इतनी टुगेदर हो, इतनी कोहिसिव हो कि कोई आउटसाइडर आए क्या इसमें झगड़ा कैसे बनाए भाई, ये तो आपस में मिलके करते हैं हर काम। तो वो 2-3 चीज़ें आई वुड सजेस्ट कि एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज द पीपल एंड एनालाइज व्हाई दिस सिचुएशन, ये लोगों को हमने आने दिया और वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना, कि वो मैनिपुलेट करते हैं जहाँ, बट जहाँ मैनिपुलेट करने की गुंजाइश होती तो करते हैं ना, तो वो नजर आता है उनको कि ब्रीच है, तो ब्रीच को फिर बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो इसलिए आई थिंक कम्युनिकेशन अपना ओपन रखें उन लोगों के साथ, और हमेशा ये बहुत बड़ी यहाँ नहीं होता लेकिन वेस्ट में वो ये करते हैं, और मैं ये करती होती थी। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की मैं ले जाती थी पहाड़ों में, पूरी टीम को बैठ के सारे आपस की बातें करते थे ताकि टीम कोहेसिव रहे,
जो झगड़े, जो इश्यूज हैं, वो वी वुड रिजॉल्व देम एंड देन कम बैक अफ्रेश एज अ टीम। जो लॉयल्टी होती थी उस टीम में, वो मुझे, मैं कितनी भी हो ना, कोई बाहर से भी आके कहे, मैंने कहा जी ठहर जाएं, वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, सबसे बात करें। तो ये कोहेसिवनेस बनाने की ज़रूरत है। अगर उनको ब्रीच नज़र आएगा तो वो करेंगे, बढ़ाएंगे उस ब्रीच को। जी बहुत शुक्रिया मैम। यहाँ पे ना स्टीरियोटाइप का मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इस वर्ड को, स्टीरियोटाइप। हाँ, आपका क्या हाल है? स्टीरियोटाइप जो है हमारा मुसलमानों का क्या है वर्ल्ड ओवर? जी जी, एक बना हुआ है ना, इस वर्ड को एक कॉन्सेप्ट, जी जी, प्री कंसीव्ड कंसेप्ट, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट जो बना हुआ ना, प्री कंसीव्ड। जी जी, अभी हमें मिले नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने एक स्टीरियोटाइप जो कि नैरेटिव, जो कि टीवी और रेडियो और सारे खबरें और फिल्में दिखाते हैं उनको, वो यही नैरेटिव बिल्ड किया जो स्टीरियोटाइप बन गया। अब वो स्टीरियोटाइप उनकी कॉग्निशंस को फिक्स कर दिया, उनकी सोच को फिक्स कर दिया। जब उनकी सोच फिक्स हो गई तो उस सोच के मुताबिक वो चीज़ों को देखते हैं। इट्स लाइक यू आर वेयरिंग कलर्ड ग्लासेस। जी जी। तो उस व्यू से आप दुनिया को देखेंगे। ठीक है, इसको मैम खुद साख्ता कह लें, परसेप्शन। खुद साख्ता नहीं है, और लोग खुद साख्ता तो नहीं होता, ये क्रिएट किया मैम जाता ये है स्टीरियोटाइप। माइंड मैपिंग कह सकते हैं इसको, माइंड मैपिंग नहीं, ये इसको आई डोंट नो। नहीं कहेंगे। कॉग्निशंस चेंज करना इज ब्रेन वॉशिंग। नैरेटिव एक बिल्ड कर लेना और उसके साथ कंटिन्यूअसली आपको बम्बार्ड करते जाना कि ये देखो, आप टीवी देखो, ड्रामे देखो, टीवी के प्लेस देखो, म्यूजिक सुनो, कुछ खबरें देखो, कुछ भी देखो, उसमें यही आता है मुस्लिम्स का नैरेटिव, है ना? तो ये बिल्ड किया जाता है ना। तो ये इस तरह के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और ये स्टीरियोटाइप्स मुल्कों के दरमियान, रेसेस के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान, ट्राइब्स के दरमियान, जो नाम ले ले तो ये वो जैसे मैंने कहा ना, एक टेम्पलेट है, वो सब के ऊपर फिट आता है। जी आगे। जी जज़ाकल्लाह मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड कमेंट। एंड हु एल्स? आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम आई गेस। तो आप बताइए IT एडमिनिस्ट्रेटर, इफ इट इज ओके, no more questions, then we can discontinue. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करेंगे? मैम रेमोना बात कर रही हूँ। रेमोना, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इस्लामाबाद से मैम, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, ओके गुड। जी मैम। मैम आफ्टर 36 इयर्स एक दफा फिर आपकी क्लास का हिस्सा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और जी मैम, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियो आपसे पढ़ते थे, और जितना मजा उस वक्त आता था उतना ही मजा आ जाया। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा लगा। और तब आप यंग थी और हम बहुत यंग थे। अब हम जी। जिंदगी के इतने सफर, इतने जी सालों में गुजर चुके हैं, लेकिन नाइस मुझे टू मजा मीट अभी यू भी मैम। पढ़ाने का बहुत आता है। जी, नाइस टू सी यू नाइस टू, अगेन। थैंक यू वेरी मच एंड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। जी वाइंड अप कीजिएगा मैम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड माय ईमेल इज विथ HED। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, आई वुड स्टिल एट द एंड वुड से depersonalize and you will be effective conflict manager and a मैम, आपकी crisis manager. स्लाइड में मोनालिसा की तस्वीर क्यों थी? हाँ, वो इसलिए कि मैंने मोनालिसा से तस्वीर से नहीं है, मैं लियोनार्डो दा विंची की क्रिएटिविटी से, अगर आप देखेंगे तो छोटी स्लाइड्स में वो सारी लियोनार्डो दा विंची, एस्ट्रोलॉजर भी था, पेंटर भी था, आर्किटेक्ट
जियोलॉजिस्ट भी था, तो मैं इसलिए उसको इज वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स इसलिए उसका लगाया हुआ। आखिरी सवाल था ये। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, हाफिज।